नमस्कार, माय नेम इज़ डॉक्टर सौरभ शास्त्री। आज हम बात करेंगे अमृतकाल के पहले बजट की। अमृतकाल 2023 से 2047, 25 साल। 2047 को 100 साल हो जाएंगे हमारे देश को आज़ाद हुए। तो अमृतकाल स्टार्ट हो चुका है और अमृतकाल का जो पहला बजट है वो आ चुका है। अमृतकाल के पहले बजट में गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स की, इस बजट में क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था। गवर्नमेंट कह रही है कि ये बजट वन ऑफ द बेस्ट बजट है। क्यों ये बेस्ट बजट है? अगर इसमें नेगेटिव्स हैं तो क्या हैं, और इसमें पॉजिटिव्स हैं तो क्या हैं। कुछ बातों पे मैं बात करूंगा, कुछ बातों पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो पहला पॉइंट जिस पे मैं बात करूंगा दैट इज़ द कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग पे इस गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया। कैपिटल स्पेंडिंग की अगर बात करें तो 33% हाइक हुई है, जो लगभग 3.3% ऑफ जीडीपी है। कैपिटल स्पेंडिंग में क्या होता है, इसमें हम गवर्नमेंट जो है वो फोकस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द रोड्स, इट इज़ फोकसिंग ऑन द रेलवेज, इट इज़ फोकसिंग ऑन द एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स। और इंस्टीट्यूशंस पे बात करें तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द न्यू इंस्टीट्यूशंस लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स हमारे यहाँ सांबा में बन रहा है, बीजेपुर के पास। और नो डाउट कि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना दैट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म गोल, दैट इज़ एक्चुअली ए लॉन्ग टर्म गोल। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के जो रिजल्ट्स हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि वो रिजल्ट्स आज ही आ जाएंगे, उन रिजल्ट्स को टाइम लगेगा। और लेकिन उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हैं। और कहीं ना कहीं हम इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया में प्रॉब्लम है। सो टू कैटर दिस प्रॉब्लम आई थिंक दिस फोकस ऑन कैपिटल स्पेंडिंग ये उसको बेनिफिट कर सकता है। कैसे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी कहीं जहाँ कहीं भी बनता है वहाँ पे तरक्की होती है, वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे लोग बसते हैं। और जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पे ऑब्वियस है कि इकॉनमी जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो उसकी स्लोप जो है इकॉनमी की वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो स्पीड है एट प्रेजेंट इन इंडिया, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी स्पीड है। उसकी छोटी सी मैं एग्जांपल दूं अगर आपको जे&के की, तो हमारे देखते ही देखते सांबा में एक फ्लाईओवर बना जो मेरे ख्याल से साल या सवा साल में बन चुका है। मतलब साल सवा साल में वो हमारे सामने बना। नो डाउट उसके बनते टाइम आम जनता को परेशानी भी आई। सांबा से क्रॉस करना होता था तो हमें 15 मिनट, 20 मिनट, कई बार आधा घंटा भी लग जाता था। लेकिन अगर आज हम लॉन्ग टर्म गोल को देखें तो आज जब हम सांबा को फ्लाईओवर से क्रॉस करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि सांबा जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ी सी आगे जाएं तो आगे एम्स का काम लगा है। देखते ही देखते वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं जो लगता है कि ये शायद वो जगह ही नहीं जहाँ पे पहले वो खाली जगह होती थी। तो आगे थोड़ा सा जाएं अगर हम जम्मू के आगे तो आईआईटी जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू आईआईटी के आसपास कितना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। वहाँ पे आपको डोमिनोज मिल जाएगा, वहाँ पे बड़े सारे फूड कोर्ट्स जो हैं वो खुल चुके हैं। और जब इतने सारे फूड कोर्ट्स, इतने सारे ढाबे, इतनी सारी दुकानें खुलती हैं तो वहाँ का जो कॉमन मैन है उसको फ़ायदा होता है, उसको रोज़गार मिलता है, उसको बिजनेस मिलता है, वहाँ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने से इकॉनमी को बेनिफिट मिलता है। और मैं कहीं सुन रहा था कि यूएस जो है वो अमीर है, रिच है, इसलिए वहाँ पे अच्छी सड़कें हैं। ये सच नहीं है। यूएस में अच्छी सड़कें हैं इसलिए यूएस जो है वो रिच है। तो सेम इज़ द केस, अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे ट्रेन्स होंगी,
तो वहाँ पे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो फास्ट होगी। कनेक्टिविटी फास्ट होने की वजह से रोज़गार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी फास्ट होने की वजह से बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को फ़ायदा होगा और टूरिज़्म बढ़ेगा। टूरिज़्म बढ़ने से जो जैसे मान लो कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अगर जितना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ेगा, जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो नेचुरली लोकल मैन जो होगा उसको उतना ही फ़ायदा होगा। तो कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी मायने रखती है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी कोना बचा है यहाँ पे आज सड़कों का काम नहीं लगा। आप कहीं भी चले जाओगे आपको लगेगा कि सड़कों का काम जो है वो हर जगह चल रहा है, हर जगह रेलवेज पे काम चल रहा है। वंदे भारत जो है वो आज मतलब इंडिया में चल रही है, दौड़ रही है। और इस बजट में 3 नई फैक्ट्रीज की भी बात करी गई कि जिसमें और वंदे भारत जो है उसकी और उस पर काम होगा और जल्दी से जल्दी और वंदे भारत जो है वो आएंगी और हिंदुस्तान की जो रेलवे पटरियां हैं उस पर वो दौड़ेगी। ऐसे ही कोई भी देश जो है वो तब तरक्की करता है जब उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज दुबई जो है वो बड़ी वहाँ पे टूरिज़्म है, वहाँ पे आप बुर्ज खलीफा सुनते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है दैट इज़ आल्सो फोकसिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म गोल, उसको टाइम लगेगा। और अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो 2024 में इलेक्शंस भी हैं। गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर भी फोकस कर सकती थी कि अपने वोटर को इम्प्रेस करने के लिए, बट आई थिंक गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग फॉर 2047 जो जब हमारे देश को 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तो हमारा देश जो है वो कैसा होगा, हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने से देश को फ़ायदा होता है, देश की तरक्की होती है, लोगों का फ़ायदा होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। आज वो दिन नहीं रहा कि जब गवर्नमेंट जो है वो हर किसी को सरकारी नौकरी दे पाएगी। वो टाइम आज नहीं रहा। आज गवर्नमेंट चाहती भी है और हमें ये बात समझनी भी चाहिए कि आज हमें एम्प्लॉयमेंट मांगनी नहीं चाहिए। आज हमें अपने आप को इतना काबिल करना है कि हम किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे हिंदुस्तान में लोग एंटरप्रेन्योर बने, लोग स्टार्टअप्स पे काम करें। गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको नए नए आइडियाज़ लेके आना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो हेल्पिंग अस। एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे अगर हम किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मैं अगर किसी को 4 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, तो इट मीन्स कि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दिस थिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और वी कैन से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैपिटल स्पेंडिंग। जब मैं कैपिटल स्पेंडिंग की बात कर रहा हूँ तो आई एम सेइंग इट वेरी पॉजिटिवली दैट द गवर्नमेंट इज doing the right work, government is spending money on the infrastructure, और इसका बेनिफिट जो है वो देश को आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट जिस पे मैं बात करूंगा दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हो गया, दैट इज व्हाट वी आर अर्निंग एंड व्हाट वी आर स्पेंडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कितना रेवेन्यू है और कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो द गोल इज टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। During COVID time, the fiscal deficit of our country was 9.3% of GDP, जो आज कम होके 6.4% पे आ चुका है। और 23-24 का टारगेट है कि हम उसको और नीचे लाके 5.9% पे लाएं। एंड अप टू 25-26 द टारगेट इज टू रिड्यूस इट अप टू 4.5%। अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है तो दिस इज ऑल्सो ए गुड स्टेप। मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं कि अपने घर में अगर हम देखें कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं। अगर मान लो मेरी इनकम 100 रुपया है और मैं महीने का 150 रुपये खर्च रहा हूं, तो 50 रुपये जो है वो मेरे पे उधार चढ़ रहा है, चाहे वो मैं अपने पेरेंट्स से लूँ, चाहे वो मैं अपने किसी दोस्त से लूँ।
अगले महीने फिर मेरे को अगर मान लो 100 रुपये मेरी इनकम है और मैंने खर्चा कर दिया 120 रुपये, तो 20 रुपये और मेरे के ऊपर उधार चढ़ गया। और ये जो 50 प्लस 20 70 हो गया, इसके ऊपर अगर मैं टैक्स लगाऊं तो वो इंक्रीज जो है उसमें और इंक्रीज हो जाएगी। तो फिस्कल डेफिसिट को हमें रिड्यूस करना है और कहीं ना कहीं हमें दूसरी तरफ जाना है, दैट इज़ द फिस्कल सरप्लस, कि हमारी जो इनकम हो वो मतलब ज़्यादा हो और हमारा जो खर्चा हो वो कम हो। हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना है और हमारी खर्चा जो है उसको कम करना है। एक मूवी भी थी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आमदनी रुपया होनी चाहिए और खर्चा जो है वो 50 पैसे होने चाहिए, तो ही हम अपने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कर सकेंगे। तो हमें हाउ वी कैन रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अगर हम अपने फालतू खर्चे जो हैं उनको कम कर दें। अगर मान लो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं अगर किसी मॉल में जाता हूँ, मॉल में अगर मैं जाके क्रेडिट कार्ड, मैं तो सोचूं कि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं अगर कुछ भी जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है और अगर मैं वो चीज़ खरीदता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मेरे को करना क्या है, मेरे को फिस्कल सरप्लस करना है। मेरा खर्चा जो है वो कम होना चाहिए, मेरी आमदनी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सो द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। और अगर 25-26 तक ये 4.5% पे आता है तो 27, 28, 30 तक मुझे लगता है कि हम फिस्कल सरप्लस की तरफ जा सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन नॉट ए शॉर्ट टर्म गोल, दिस इज़ अगेन a long term goal, and if the government is thinking for this long term goal, that I can say this is a good thing for the country. So this is the second point where I am praising कि फिस्कल डेफिसिट को हमें कम करना चाहिए। चाहे हम अपने घर की बात करें, चाहे हम अपने देश की बात करें, तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट मैं अपनी फील्ड से ले रहा हूं, दैट इज़ द एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या मिला इस बजट में, तो अगर हम उसकी बात करें तो इस बार जो है वो हाईएस्ट एवर एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, दैट इज़ 1.12 लाख करोड़ इन कंपैरिजन टू द 1.04 लाख करोड़ ऑफ द प्रीवियस ईयर। और अगर परसेंटेज में बात की जाए जीडीपी की, तो इट इज़ 3.1% ऑफ जीडीपी। अच्छा है कि बुरा है, इसकी चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि और क्या क्या एजुकेशन सेक्टर को मिला है। तो इसमें 157 नर्सिंग कॉलेजेस मिले हैं उन मेडिकल कॉलेजेस को जो 2014 के बाद मिले हैं, बने हैं, दैट इज़ ए गुड थिंग। अब अगर 157 नर्सिंग कॉलेजेस खुलते हैं तो दिस इज़ द बेनिफिट इन 2 सेक्टर्स, वन इज़ एजुकेशन एज वेल एज इट इज़ अ बेनिफिट इन द हेल्थ केयर फील्ड। तो दिस इज़ अगेन अ न्यू थिंग। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात हुई कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। उसका डिजिटल लाइब्रेरी अगर बनती है तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को होगा, अगेन दैट इज़ अ गुड थिंग। इन एडिशन टू दैट पंचायत लेवल पे या वार्ड लेवल पे लाइब्रेरीज, फिजिकल लाइब्रेरीज बनेंगी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो दिल्ली में कंसेप्ट था लाइब्रेरीज का, पब्लिक लाइब्रेरीज और प्राइवेट लाइब्रेरीज। स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरीज में जाते थे, बैठते थे, पढ़ते थे। उसके बाद जम्मू में कंसेप्ट आया, हमने देखा लोगों ने अपने घरों को लाइब्रेरी बना दिया। तो बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ मिल जाती हैं। गर्मी है तो एसी मिल जाता है, ठंड है तो हीटर मिल जाता है, पानी मिल जाता है, चाय मिल जाती है, अच्छी स्पेस मिल जाती है पढ़ने के लिए, टेबल चेयर मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख के कंपटीशन में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी खुलना कोई बुरी बात नहीं है, लाइब्रेरी खुलना बच्चों के लिए फ़ायदे की बात है। और अगर हर वार्ड में, हर पंचायत में लाइब्रेरी खुलती है तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा बात की जाए तो 740 जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं ट्राइबल पीपल के लिए, तो उनके वेलफेयर के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की बात हुई कि उनके लिए इतने अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के करीब स्टाफ और टीचर्स जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट होगी, बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ आल्सो गुड थिंग। इसके अलावा 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंट इन यूनिवर्सिटीज़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हुई कि 3 सेंटर्स बनाए जाएंगे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंट, कोई यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए सिलेक्ट होंगी और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम होगा। तो अब बात टेक्नोलॉजी की भी हुई, तो वी कैन से इट इज़ ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन बजट।
तो हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम इज़ द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाला टाइम जो है दैट इज़ द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें तो हमारा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम्स जो हैं वो भी काम कर सकते हैं हमारी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, वो भी काम कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर को बेनिफिट देने के लिए। तो आज दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है। अगर हमारा देश भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए सोच रहा है तो दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा। और डिजिटल इंडिया की बात करें, जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, देयर इज़ नो डाउट। In addition to this, the next point is the skill training। तो इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है वो लॉन्च होगा और अगले 3 सालों तक बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेन किए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड व्हाट इज़ द गुड थिंग हियर, दैट इज़ नाउ द ट्रेनिंग इज़ गिवन इन कंप्यूटर कोडिंग, दैट इज प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन्स। इन चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में भी आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि आज अगर देश की इकॉनमी को बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी भी काम करना होगा। हमें अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको ले जाना पड़ेगा। और अगर हमारे बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी को फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा 30 न्यू स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी खोले जाएंगे। वो भी अगर उसमें स्किल की बात करें तो इससे भी स्किल को बढ़ावा मिलेगा। और अगर स्किल को बढ़ावा मिलता है तो नेचुरली है हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे और उससे हम तरक्की ही करेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की बात हुई कि एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनी जाएगी। स्टार्टअप्स जो हैं उनको एक्सेस मिलेगा डेटा सेट्स का ऑल ओवर दी कंट्री। अब अगर डेटा सेट्स का एक्सेस मिलता है तो डेफिनेटली ये प्रमोट करेगा एआई के पोटेंशियल को फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मुझे लगता है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिथम्स हैं, हम इन एल्गोरिथम्स को यूज़ करके मनी को, पैसे को जनरेट करेंगे इन नियर फ्यूचर। तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को हम अगर अच्छे से अडॉप्ट करते हैं तो ये देश की इकॉनमी को डेफिनेटली फ़ायदा देगा ही देगा। लेकिन अगर हम अब दीज वर दी प्लस पॉइंट्स, अगर हम कुछ और पॉइंट्स पे बात करें तो परसेंटेज की जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि दैट इज़ 3.1% ऑफ जीडीपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिली है। अगर हम यूएस के साथ कंपेयर करें तो यूएस जो है वो 6% ऑफ जीडीपी जो है वो खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर। अब इंडिया की जीडीपी और यूएस की जीडीपी पे भी फ़र्क है। इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज़ $3.5 ट्रिलियन, वेयर एज द जीडीपी ऑफ यूएस इज़ $23 ट्रिलियन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बोथ जीडीपीज। और हम $3.5 ट्रिलियन का 3.1% खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, और यूएस इज स्पेंडिंग 6% from $23 trillion. So there is a lot of difference which US is spending on the education and which we are spending on the education. तो हमें एजुकेशन की बात करें तो हमें एजुकेशन में जीडीपी को 6% तक लेके जाना ही पड़ेगा। एनईपी 2020 में ये कहा गया था कि हम इसको 6% तक लेके जाएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम तक ये 6% तक चले भी जाए। अभी भी हमें अपने स्कूलों को, उनमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन प्रोग्रेस जो है हमें और ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमें अपने स्कूलों को और बेटर बनाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी
बेसिक क्लासेस। और NEP 2020 भी यही कहता है कि हमें अब बच्चों के पास जो ऑप्शन है, पहले बच्चे को 10th के बाद बच्चा साइंस पढ़ सकता था, आर्ट्स पढ़ सकता था, कॉमर्स पढ़ सकता था, बट नाउ देयर इज़ ए फ्लेक्सिबिलिटी इन NEP 2020। स्टूडेंट जो है वो कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स के साथ अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ वो अगर हिंदी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो देयर इज़ ए फ्लेक्सिबिलिटी इन NEP 2020, दैट इज़ अगेन ए गुड थिंग। बट स्टिल मेरा पर्सनल ये व्यू है कि हमें एजुकेशन सेक्टर को हमें अभी भी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अभी भी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अभी भी टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। अभी भी कई स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। अभी भी कई स्कूल ऐसे होंगे जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे। अगर बच्चे के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है स्कूलों में, अगर ये हालत होगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो एजुकेशन सेक्टर में और काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सेक्टर की GDP को, नो डाउट इट इज़ द हाईएस्ट एवर एलोकेशन GDP इन एजुकेशन, बट देयर इज़ स्टिल इसको एमिलियोरेट करना पड़ेगा। हमें एजुकेशन में और काम करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे देश में बच्चा अच्छा पढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी को जानता होगा, तो नेचुरली वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। और इकॉनमी जो है वो बात तो सिर्फ रेवेन्यू की है, दैट इज़ हाउ मच वी आर अर्निंग एंड हाउ मच वी आर स्पेंडिंग, दिस इज़ द इकॉनमी। आप कितना खर्चा कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो। बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को टेक्नोलॉजी आती होगी, बच्चा पैसा कमाएगा, लेकिन बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, बट इसको और जैसे हम दूसरी तरफ सड़कों पे, ट्रेन्स पे, जब हम एयरपोर्ट्स की बात की मैंने पहले, तो हमें एजुकेशन सेक्टर में भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन कंपैरिजन टू US, जैसे US की इकॉनमी जो है, GDP जो है दैट इज़ 6%, तो हमें भी 3.1 से 6% की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में भी जो GDP की परसेंटेज है वो बड़ी है। पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल इट वाज 86,606 करोड़ and this time it is 88,956 crore, so there is an increase of 2,350 crore, that is a hike. I think approximately 2.71% की हाइक है। और हेल्थ केयर में काम तो हो रहा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ पॉपुलेशन जो है, उसके लिए क्या नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ नर्सेज जो हैं, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स जो हैं, क्या वो सफिशेंट हैं? आज भी पेशेंट्स को बड़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। अगर आज कोई टेस्ट कराना हो तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट पूरी स्टेट में एक ही जगह होता हो, या उसको दूसरी स्टेट में जाना पड़े। टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो हो सकता है 4 दिन के बाद मिले। तो हमें हेल्थ केयर में सुधार करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो आयुष्मान भारत करके जो प्रधानमंत्री जो ये पॉलिसी थी आयुष्मान भारत की रिगार्डिंग हेल्थ, दिस इज़ हेल्थ इंश्योरेंस की, तो दैट वाज ए गुड पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आज भी देश में बड़े सारे लोग होंगे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस होना बड़ा ज़रूरी है, रीज़न बीइंग कि बीमारी कब आ जाए, दिस इज़ अनप्रडिक्टेबल। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है हिंदुस्तान में। अगर इलाज होता भी है तो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ देयर इज़ अ डिफरेंस। जो अमीर है वो फ़ॉरेन जाके भी इलाज कर सकता है, लेकिन जो गरीब है, जो एवरेज है, जो नॉर्मल है, जो मिडिल क्लास है, वो फ़ॉरेन जाके इलाज नहीं कर सकता। उसको इंडिया में ही इलाज करवाना है, वो अपनी स्टेट में ही, अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही ट्राई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में, और बड़ा हद हुआ तो दिल्ली तक पहुंचेगा। ये बड़े दुख की बात है कि पेशेंट्स जो हैं उनको अगर उनको कोई टेस्ट कराना होता है
तो हो सकता है कि अब मैक्सिमम टेस्ट जो हैं वो खाली पेट होते हैं। तो पेशेंट जो है अगर वो ऑलरेडी किसी बीमारी से मतलब गुजर रहा हो तो उसको 3 बजे तक उसका नंबर ही नहीं आएगा। 3 बजे तक उसको खाली पेट रहना है। जो 3 बजे तक जिसने कुछ खाया ही नहीं और जो ऑलरेडी जिसको कोई परेशानी है वो लाइन में खड़ा खड़ा होकर ऐसे ही परेशान हो जाएगा। तो जब आप अस्पतालों की हॉस्पिटल्स की हालत देखो तो बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें हेल्थ केयर में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ केयर में भी काम हो रहा है, लेकिन इसमें भी हमें अपनी जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमें एम्प्लॉयमेंट इसमें नए डॉक्टर्स जो हैं हमें इसमें डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। हमें इसमें नर्सिस या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हम बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ाना चाहिए। और हमें हेल्थ केयर जो है जैसे अगर हम फॉरेन के हेल्थ केयर यूएस की बात करें, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश का हेल्थ केयर इतना अच्छा हो कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जो बाहर की, क्योंकि बाहर का हेल्थ केयर नो डाउट इन कंपैरिजन टू द हेल्थ केयर ऑफ इंडिया वो बहुत महंगा होगा जो अच्छी कंट्रीज़ हैं। तो हम हेल्थ केयर टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो भी इंडिया में आके अपना इलाज करा सकें। लेकिन उससे पहले ज़रूरत है देश के 140 करोड़ लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, जिसके लिए जैसे आयुष्मान भारत की मैंने बात की, दैट वाज अ गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट की हर किसी का ये अपना इंश्योरेंस हो। पेशेंट को सहूलियत मिले, पेशेंट को आराम मिले, पेशेंट को जो ऑलरेडी कोई पेशेंट होगा वो ऑलरेडी दुखी है उसको फ़ायदा मिले। अगर अभी भी मैं मेडिकल कॉलेज में कहीं इमरजेंसी में अगर आप चले जाइए तो वहाँ की अगर हम हालत देखें तो कई बार हमें लगता है कि ये तो बंदा मरीज़ जो है वो ऐसे ही मर जाएगा। तो स्टिल देयर इज़ ए नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है और इसको करना भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो आई थिंक वो किसी भी इंसान की जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने हेल्थ केयर पे थोड़ी सी बात करी और हेल्थ केयर के साथ साथ पहले मैंने एजुकेशन पे बात करी। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर दीज आर दी टू सेक्टर्स, दीज आर दी टू फील्ड्स वेयर वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर। अगर हमारे देश के बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, तो वही बच्चे हैं जो इकॉनमी को आगे लेके जाएंगे। उस केस में हमारी जो इकॉनमी की स्लोप है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगी। और दूसरा, हमारे लोगों की, हमारे बच्चों की, हमारे बुज़ुर्गों की हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए और हमारा इंडिया जो है वो और तरक्की करे। तो ये मेडिकल सेक्टर, दैट इज़ द हेल्थ केयर, एज वेल एज education, these are the two very important sectors where we have to work more and more. अब मैं बात करूंगा टैक्स रिजीम की। 2020 में एक न्यू टैक्स रिजीम आया था एंड गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग फॉर अडॉप्टिंग दिस न्यू टैक्स रिजीम। इसमें कुछ चेंजेस आई हैं इस साल। नंबर 1 इज़ रिबेट लिमिट जो है दैट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। अगर किसी की सैलरी जो है वो 7 लाख या 7 लाख से कम है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर किसी की सैलरी जो है वो 7 लाख से ऊपर है, मान लो किसी की सैलरी जो है वो 7,05,000 है, तो अब उसको जो है उसको ऐसा नहीं होगा कि 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस केस में उसको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और फिर उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक उसको 5% टैक्स लगेगा। फिर 6 से 9 तक, अब अगर किसी की 7 लाख और 5,000 सैलरी है तो मान लो 6 लाख से लेके 7,05,000 तक उसको 10% टैक्स लगेगा। और अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है तो उसको 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% टैक्स देना पड़ेगा। फिर अगली स्लैब है 9 लाख से लेके 12 लाख तक, इसमें उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। फिर 12 से लेके
15 लाख तक उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और फिर 15 के आगे उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। प्लस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो उसमें भी अब न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में थी, वो सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उसको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल रही है। तो आई थिंक न्यू टैक्स रिजीम से मिडिल क्लास लोगों को, जिनकी सैलरी 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक है, और जिन्होंने कोई भी ज़्यादा सेविंग नहीं की हो, जैसे कि एटीसी में हमें बेनिफिट मिलता है, या कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर कोई सेविंग हो, तो अगर किसी ने ज़्यादा सेविंग्स नहीं की हैं तो आई थिंक उसको न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी अब न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम ही चालू करेगी। तो आई थिंक अगर ज़्यादा सेविंग्स नहीं हैं तो न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेनिफिशियल रहेगी हमारे टैक्स को सेव करने के लिए। ये तो कुछ मेन पॉइंट्स हो गए जो मैंने बताए आपको रिगार्डिंग दी बजट। लेकिन अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टैक्स देना बुरी बात नहीं है। नॉर्मली हमें जब हमारी सैलरी आती है हर महीने, और जब हमें साल के बाद टैक्स देना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि कैसे हमारा टैक्स कम हो। ठीक है, टैक्स बड़ा ज़्यादा नहीं हो, लेकिन टैक्स अगर हम देंगे तो गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट अगर करेगी तो वो स्पेंड करेगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी मैंने एजुकेशन की बात करी, मैंने मेडिकल सेक्टर की बात करी, तो इन पे कहाँ से जो पैसा है वो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लगाएगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय से टैक्स लेगी, गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर रही है। और मैं फिर से ये मतलब कि अगर मैं ये एक बात करूं, अगर मैं इंडिया को कंपेयर करूं श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ, जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, और जहां की हालत आज की डेट में बहुत खस्ता है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो मतलब मेरा जो विजन है, जो व्यू है, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स पे या जीएसटी पे बहुत फोकस किया। और क्या पता यही रीज़न हो कि आज इंडिया एक स्टेबल पोजीशन में है इन कंपैरिजन टू श्रीलंका, इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, और इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। इंडिया इज स्टिल बेटर देन दीज कंट्रीज। वाई? मेरा व्यू है, हो सकता है बाकी लोगों का कोई और व्यू हो, बट मेरा व्यू है कि अगर इंडिया आज स्टेबल है तो कहीं ना कहीं इकॉनमी जो है, देश की इकॉनमी जो है वो देश को बचाती है, देश की इकॉनमी जो है वो देश को चलाती है। और पाकिस्तान या श्रीलंका या अदर कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी इकॉनमी को बैलेंस नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया ने अपनी इकॉनमी को बैलेंस किया, जिसकी वजह से आज हम स्टेबल हैं, सेफ हैं, और परमात्मा करे कि हम आगे भी सेफ ही रहें। तो ये थोड़ा बहुत मैं बजट के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें मैं फिर कहूँगा कि देयर इज़ अ स्टिल नीड टू फोकस ऑन द एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, बट ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड in capital spending. Government is doing good to reduce the fiscal deficit. In addition to this, government is also focusing on agriculture, and government is going to boost Indian agri-tech startups with an agriculture accelerated funds. आज अगर हम IITs की बात करें तो बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जो आज कोशिश कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, एग्रीकल्चर में कैसे स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाएं। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए एक एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड जनरेट करेगा, जिसकी वजह से भी एग्रीकल्चर जो है उसमें हेल्प होगी, एग्रीकल्चर जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। पीएम प्रणाम स्कीम की बात हुई, जिसमें हम प्रमोट करेंगे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को, सो दैट कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको रिड्यूस कर सकें। सो कहीं ना कहीं एमिलियोरेट होगा इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी। तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड इन एडिशन टू दिस हम ये कह सकते हैं कि ये बजट एक बैलेंस्ड बजट था, जिसमें गवर्नमेंट ने हर किसी पे फोकस किया। गवर्नमेंट ने बच्चों पे भी फोकस किया, गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास पे भी फोकस किया, गवर्नमेंट ने बुज़ुर्गों पे भी फोकस किया। तो गवर्नमेंट ने हर किसी पे फोकस करने की कोशिश की है
इस बजट 2023 में जो अमृतकाल का पहला बजट है। सो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं इस बजट में, जो नंबर 1 इज़ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि हर किसी की ग्रोथ हो। नंबर 2 इज़ दैट इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एड एग्रीकल्चर सेक्टर, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एड कर सकें, आगे ले जा सकें। फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ाना है। फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ाने के साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। ग्रीन ग्रोथ की बात की गई कि हमें अगर इकॉनमी को आगे लेना है, इकॉनमी की ग्रोथ करनी है, तो साथ साथ में हमें इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी देखना पड़ेगा। तो ग्रीन ग्रोथ पे बात करना, दैट इज़ अगेन गुड थिंग। इसके अलावा यूथ पावर की बात करी गई, और किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए यूथ का एक बहुत अहम रोल रहता है। अगर आप स्वामी विवेकानंदा जी को पढ़ते हो, तो स्वामी विवेकानंदा जी की आप जितनी भी बातें हैं उसमें वो यूथ को प्रमोट करने की बात करते हैं, कि अगर हमारे देश का यूथ जो है वो अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली देश आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली देश की इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ेगी। अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल मीन्स टू रीच टू द लास्ट वन। आप हर किसी के पास जो है वो पहुंचोगे। आप हर किसी एंगल से बोलो, या हर किसी आप किसी भी एरिया की बात कर लो, कि आप हर किसी को हेल्प करोगे, आप हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जो है वो उसको बेनिफिट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा और भी बड़ी सारी स्कीम्स हैं जिसमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को अपलिफ्ट करने की बात भी की गई, कि सोसाइटी के जितने भी ग्रुप्स हैं, हर किसी ग्रुप को जो है वो बेनिफिट मिले। तो इसमें अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अगर वो बैकवर्ड भी हैं, तो हाउ वी हैव टू अपलिफ्ट देम, हमें उनको कैसे अपलिफ्ट करना है। तो दिस वाज आल्सो इन द बजट ऑफ 2023, दैट इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। हम अपने अमृतकाल में एंटर कर चुके हैं 2047। ये अगले 25 साल जो हैं, दिस इज़ द अमृतकाल पीरियड। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये सपना है कि इन 25 सालों में हम दोबारा एक बार विश्व गुरु बने। और अगर आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर आप आंकड़ों को समझते हो, अगर आप आज इंडिया की इकॉनमी को इंटरनेशनल लेवल पे टॉप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करो, और अगर हम इंडिया की इकॉनमी को देखें, तो संकेत कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि जिस प्रोग्रेस से जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, गति अगर हमारी कम भी हो, लेकिन अगर हम उस गति से चलते रहे तो एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन ये हर भारतवासी का ये सपना, भारत को अगेन विश्व गुरु बनाने का सपना जो है वो दोबारा पूरा होगा। सो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी ऑन budget, the first budget of Amritkaal 2023. Thank you so much.